बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है। और हम कल बात कर रहे थे कराटे के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था श्रीलंका में होने वाले कराटे चैंपियनशिप में। और वहां पर पाकिस्तान ने 10 मेडल हासिल किए थे, जिसमें 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। और कल हम जो हमारे पास प्लेयर्स कराटे के मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत की तरफ से उन्हें दाद रसाई अब तक नहीं मिली। कल वो हमारे प्रोग्राम में बैठे थे और ये एजाज़ है विनस टीवी को हासिल हुआ है कि उनकी जो बात की है वो आगे तक पहुंची। और वजीर खेल ने जो है बाकायदा तौर पर इस पर अपना ऐलान किया है कि उन्हें 6 लाख रुपए जो है अब उन्हें दिए जाएंगे। तो ये एजाज़ विनस स्पोर्ट्स को मिला है, जहां पर कल हमने इसी प्लेटफॉर्म से उन खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई। और कल वो प्लेयर्स, अरीशा नदीम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, तो उसके अलावा एक और प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद थे, अली बिन वारसी, वो हमारे साथ मौजूद थे। और वो कराटे के प्लेयर थे जिन्होंने श्रीलंका में पाकिस्तान को टाइटल जितवाया। पाकिस्तान ने टाइटल वहां जीता, लेकिन जिस तरह वो गिला कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी इल्तिजा और रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाई और उसका सिला मिलता दिखाई दिया। सरदार बख्श महर ने उन्हें बाकायदा तौर पर अपने पास बुलाया और 6 लाख रुपए आज उन्हें कैश की सूरत में उन्हें दिए। तो यकीनन ये प्लेटफॉर्म से हमने जिसके लिए आवाज़ उठाई वो आगे होता वो प्लेयर्स दिखाई दे रहा है। फिर हुकूमत की हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया कि जहां पर खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो और उनको वो प्लेयर्स को उनका सिला मिलता हुआ दिखाई दे। तो चलें, एक इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाने की कोशिश करेंगे, उनके मसाइल को हम उजागर करने की कोशिश भरपूर करते रहेंगे और इसी तरह अपने सिलसिले को जारी रखेंगे। साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लें, और बहुत कुछ क्रिकेट में भी हो रहा है। और जहां पर जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड के दरमियान अगर थोड़ा सा हम मैच के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड और इंडिया का मैच जारी है, जहां पर जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैच का नक्शा कुछ चेंज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त कैंप जारी है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर पाकिस्तान टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। और प्रैक्टिस की खास बात यह है कि कुछ नई चीजें माइक हसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर आज हम जरूर अपने शो के अंदर बात करेंगे। और हमेशा हम देखते थे कि जो प्लेयर्स का ऐलान होता था उसके बाद जो प्लेयर्स होते थे जिनका नाम शामिल नहीं होता था उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता था, लेकिन इस कैंप के अंदर ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा बाबर आजम भी मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं, हारिस भी मौजूद हैं, उसके अलावा नसीम शाह मौजूद हैं। तमाम वो प्लेयर्स जो 5 जिन्हें ड्रॉप किया गया था वो इस कैंप का हिस्सा बनने में, उसके साथ साथ नौजवान और जो जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ डोमेस्टिक सीजन के अंदर वो प्लेयर्स भी इस कैंप का हिस्सा बने हुए 15 रुकनी स्क्वाड के अलावा। तो लेकिन बहुत कुछ आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद है। अहमद राना साहब हमारे से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद है और अहमद साहब से ही हम प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं। अहमद साहब, कुछ नई चीजें हमने देखी पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से होती हुई दिखाई दे रही। जो कैंप लगा माइक हसन इस कैंप की क़यादत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नई चीज लेकर आए हैं। हमने देखा कि बॉलर्स को अलग रूप में वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, बैटर्स को अलग, विकेट कीपर को अलग, और जिस तरह आप समझते हैं कि यहां पर जो तब्दीलियां हुई हैं उसके बहुत फर्क नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तान को, अमेरिका से, और यहाँ पर अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, तो गुड मॉर्निंग, और आपके वहाँ गुड इवनिंग क्योंकि वहाँ शाम हो रही है। देखिए अपना क्रिकेट चेंज हो गई है अपना शहजादा मोइन भाई, आप नोट करें तो अब ये ज्यादातर यंगस्टर के साथ लेके चल रहे हैं, और ये 2026 में आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, ये उसके ऊपर नजर रखी हुई है जो इंडिया के अंदर होगा। जाहिर है पाकिस्तान के मैचेस तो वो होंगे अपना क्या बोलते हैं इंडिया में तो नहीं होंगे, वो यूएई में होंगे मोस्टली या श्रीलंका में होंगे। लेकिन ये जो कोच आए हैं ये अपनी नई टेक्निक कर रहे हैं, और ये आपको याद है कि लोग कंप्लेन करते थे कि बाबर रिजवान ऊपर जो है टाइम ज्यादा लेते हैं, ये स्ट्राइक रेट कम होता है, तो उसकी वजह से आई थिंक ये यंग ब्लड को कर रहे हैं, और जो पीएसएल में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है ये मोस्टली उनको लेके आ रहे हैं आगे। अब देखिए जिस तरह आपके मोहम्मद जो अपना नवाज है उनका भी इन्होंने कम बैक कराया है, और जो अपना लाहौर कलंदर से खेले थे सलमान मिर्जा, उन्होंने जब 4 मैच, सलमान जिन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले थे, लेकिन उनको भी ये डेब्यू कराने लेके जा रहे हैं। तो सलमान अली आगा आई थिंक ज्यादातर यंगस्टरों को लेके आना चाहते हैं, और आपको पता है कोई भी कैप्टन नया होता है तो वो यंगस्टर को लेके चलना चाहता है, क्योंकि उसमें सीनियर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अपनी कैप्टनसी का भी डर लग जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये
पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, के लिए। थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर positive। कोचिंग के हवाले से मैं जरूर अहमद अलान साहब आपसे बात करना चाहूंगा। कुछ तब्दीलियां हुई हैं। मैंने देखा कल प्रैक्टिस सेशन था और कोच वहां पर मौजूद थे और पूरा वक्त उन्होंने, और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि काफी लंबे के लिए तरबियती कैंप लगाया है। इस वक्त जो कैंप लगाया गया वो लंबे टाइम के लिए लगाया गया। आप देखें कि 6 बजे कैंप स्टार्ट हो रहा है और रात के 11 बजे जो है ये कैंप खत्म हो रहा है। उसके अलावा जो मैंने कल देखा कि एक स्पॉट बनाकर ब्लैक कलर का उस पे बॉल्स पे टिप्पे मारे जा रहे थे और वहां पर शहनशाह अफरीदी भी उस जगह पे मौजूद थे, उनसे भी बॉलिंग करवाई जा रही थी। नसीम शाह भी मौजूद थे, सलमान मिर्जा भी वहां पर मौजूद थे, अहमद दानियाल से भी वो करा रहे थे। तो एक नई चीज लेकर आए हैं वो, और वो स्पॉट पे बॉल करवा रहे हैं, उन पे बॉल गिरवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो टेक्निक के लिहाज से इस वक्त कोच अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तो हमें माइक हैसन का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और उनका बैकग्राउंड है न्यूजीलैंड से। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के अंदर जो मोस्टली क्रिकेटर्स हैं, ये जो क्रिकेट खेली जाती है, अब अमेरिका के अंदर भी ज्यादातर जो लोग न्यूजीलैंड के हैं वो ज्यादातर क्रिकेटर यहाँ भी खेल रहे हैं। और यहाँ जो जो ड्रॉप इन पिचेस आती हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, लेकिन ज्यादातर अमला न्यूजीलैंड के, ये जो अमेरिका की क्रिकेट को भी यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ या और लोग संभाले हुए, जबकि कैरेबियन यहाँ से बहुत करीब है, वेस्ट इंडीज वहाँ के लोग भी हैं। लेकिन जो मैं जितना ग्राउंड में ज्यादा गया हूँ वो न्यूजीलैंड के यहाँ पे लगे हैं। अच्छा, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, न्यूजीलैंड बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन आप उनके अगर इसी माइक हैसन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी रहे, ठीक है। और आप अगर बात करें तो इनको जो ये एक्सपीरियंस है वो कोचिंग का बहुत ज्यादा है। और जब आप क्या कहते हैं ना कि आप अगर फॉरेनर कोच को लेके आते हैं तो अपनी तरीके से डिफरेंट चीजें लेके आता है। वो जो आपने बॉल टप्पे की बात करी वो पाकिस्तानी कोचेस ने भी कराया होगा, लेकिन इनका अब ज्यादा इसलिए नजर आया क्योंकि पहले आप देखिए, अगर पहले जो कोचेस होते थे उसमें इतना ज्यादा वीडियो या सोशल मीडिया इतना ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते थे, वो ज्यादातर बंद जगह पे होती थी प्रैक्टिस। लेकिन अब ओपन होता है, आप मोस्टली देखते हो मीडिया होता है और स्टेडियम में यूएई में खासतौर पर देख रहे होते हो आप, प्रैक्टिस हो रही होती है, बल्कि उनके भी कैमरे लगे होते हैं, उनके साथ भी जो लोग चल रहे होते हैं वो बाकायदा कैमरे से वीडियो बना के बाद में बैट्समैन को और बॉलर को उनकी मिस्टेक भी बताते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा, चलें, बहुत अच्छा स्टेप है। अहमद राना साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में फरहान फरीद मौजूद है। फरहान, कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वनडे और T20 के हेड कोच माइक हैसन ने जो है मीडिया टॉक की और उन्होंने बहुत सी चीज़ें वाजे की, प्लेयर्स के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बाबर का कम है, रिजवान का कम है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आज वो कैंप में मौजूद हैं, फिर वनडे टीम का ऐलान होना है, तो आप समझते हैं कि बहुत सी आगाही यहाँ पर कोचेस ने खिलाड़ियों को भी दे दी है कि यानी कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अपना चेंज करो। आप समझते हैं कि आगाही दे दी है बाबर को भी, रिजवान को भी? बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन। देखें, ये आगाही है या फिर ये जो कुछ भी कहेंगे इसको, ये पहली दफ़ा नहीं हुई है। माइक हैसन अभी आए फॉरेन कोच हैं, लेकिन इससे पहले हमने बॉब बमरो को देखा, गैरी किस्टन को देखा, और इससे पहले वसीम अकरम के दौर में भी जो है, और वसीम अकरम से पहले भी मतलब फॉरेन कोचेस का सिलसिला शुरू हो चुका था। 99 में भी फॉरेन कोच थे, 2003 में भी फॉरेन कोच थे, 2007 में भी, 2011 में भी, ये सिलसिला चलता आया। बीच में फिर हमारे लोकल कोचेस भी आ जाते हैं। मसला ये नहीं है कि मसला ये है, कोच तो अपनी टेक्निक बताएगा, अपना प्लान देगा, एग्जीक्यूट करना और उस पर अमल करना खिलाड़ियों को काम है, वो कितने किस अंदाज से करते हैं। अब कोच की क्वालिफिकेशन पे हमें कोई शक नहीं है, ना उनकी नियत पे कोई शक है। असल चीज़ है हमारा कल्चर क्या है, क्या उसको अडॉप्ट करने में आसानी होती है, क्या हमारे अंदर जो सियासत है, जो खिलाड़ी के अंदर ग्रुपिंग है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्या माइक हैसन इसको फेस कर सकते हैं, या वो भी गैरी किस्टन की तरह या फिर जॉसन गिलेस्पी की तरह कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ कह के इस कैंप से अलग हो जाते हैं। असल चीज़ देखने की ये है। बाकी क्वालिफिकेशन में हमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेटर की सलाहियतों पर भी कोई शक नहीं है। इस पे अमल किस तरह करते हैं और किस तरह इसको लेके आगे चलते हैं, असल जो सवाल है और सवालिया निशान है वो यही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेटर की बात करें तो नो डाउट कोई सलाहियत दुनिया में जाके मुख्तलिफ कोचेस की ज़ेर निगरानी जब लीग खेलते हैं तो बड़े बड़े कोच इनकी निगरानी में होते हैं, जो उनको कोचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ वो सीख जाते हैं क्योंकि कल्चर अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है, माहौल अलग होता है। तो देखना ये पड़ेगा किस अंदाज से माइक हैसन इस पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। चलें, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। थोड़ी सी बात है क्योंकि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट काफ़ी हो रही है और इंग्लैंड और इंडिया के मैच की भी थोड़ी सी बात कर लें। जावेद साहब, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? रुख बदलता नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच के, भाई विकटें भी स्लो होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में आपको होता ब्रेंडन मैकलम जो बेसबॉल की इस्तेलाह लेकर आए थे,
वो कल जब तीसरा टेस्ट स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड में कोई भी वो चीज़ नज़र नहीं आई जो ब्रेंडन मैककलम लाए थे कि ये बेसबॉल के हवाले से जो क्रिकेट खेली जा रही थी वो कोई भी क्रिकेट नज़र आई। कल आपको पता है कि बिल्कुल डिफेंसिव मोड में इंग्लैंड की पूरी टीम खेल रही थी। और जैसी देखें नहीं तो आपको पता है कि इंग्लैंड में पहले दिन वो चाहे इंडिया बैटिंग कर रहा हो या इंग्लैंड बैटिंग कर रहा हो 300-400 350 पौने 400 रन लगते हैं। आपको पता है कल जब इख्तिताम हुआ है तो 200 तकरीबन 51 रन पे 251 पर 99 पे जो रूट नॉट आउट था और उनके साथ जो है कप्तान बेन स्टोक्स नॉट आउट थे। और आज की अगर सूरत हाल देखें तो आज लंच तक 353 रन और 7 जो है इंग्लैंड के बैट्समैन आउट हुएंगे। और इंग्लैंड के नीचे के नंबरों पे आकर जो जिमी स्मिथ मर्द बहरान का किरदार इस सीरीज़ में अदा कर रहे हैं, आज भी उन्होंने स्टेज किया है और आज भी 53 पे नॉट आउट। तो इंग्लैंड जो है एक अच्छी पोजीशन में आता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग है और जैसे आज कल जो और आज जो बुमराह ने बॉलिंग की है तो इंग्लैंड को जो उनकी बेस बॉल वाली क्रिकेट थी उससे तो महदूद कर दिया, ब्रेकें लगा दी इंडिया ने। और इंडिया की जो बैटिंग है देखें, इंडिया की आपको पता पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है जिस तरीके से उन्होंने 2 टेस्ट मैच में बैटिंग करके दी है, उनके 2 से 3 प्लेयर ने 100 भी कर दिए। तो ये है कि इस टेस्ट मैच में फैसला होगा। आया कि विकेट तो डिफरेंट है, पहले जो 2 विकेट थी एजबेस्टन की हो या पहले टेस्ट की विकेट हो, लेकिन लॉर्ड्स की जो विकेट है ये थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। लेकिन ये कि जब यहाँ इंडिया बैटिंग करने आएगी तो पता चलेगा। चले इंडिया के बैटर जब बैटिंग करने आएंगे तो उस वक्त अंदाजा होगा कि विकेट का जो है सूरत हाल क्या है, क्या बैटर्स को सूट कर रही है, क्या बॉलर्स को सूट कर रही है या स्पिनर को सूट करती हुई दिखाई दे रही है। अहमद राना साहब हमारे साथ हैं। अहमद राना साहब, पाकिस्तानी स्क्वाड पर थोड़ी सी बात कर लें। 15 रुकनी स्क्वाड में हमने देखा कि मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया। आप समझते हैं बांग्लादेश की विकेटें जो हैं स्पिनर्स को सूट करती हैं, माजी में भी ऐसा ही रहा है। और लेकिन क्या आप समझते हैं किसी एक नौजवान की हक तलफी नहीं हुई है यहाँ पर? आप मोहम्मद नवाज को टीम में लेकर आ गए, यहाँ पर आपके पास कई स्पिनर्स मौजूद थे जिन्हें आप मौका दे सकते थे। जी, आप कि काफी सारे स्पिनर मौजूद थे, उनको मौका दे सकते थे, लेकिन आई थिंक नवाज को इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि नवाज वो ऑलराउंडर हैं और इन्होंने 399 रन जो है ना बनाए हैं अपना पीएसएल में और 162 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो आई बिलीव कि सिर्फ वो फील्डर भी अच्छे हैं और बॉलर भी हैं, लेकिन उनको उनकी बैटिंग की वजह से लेके जा रहे हैं। और प्लस मैं जिस तरह पहले भी कहा कि अब ये 2026 के ऊपर इनकी नजर है वर्ल्ड कप के ऊपर, तो ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं हसन नवाज के हवाले से नहीं बात कर रहा हूं, मैं मोहम्मद नवाज के हवाले से बात कर रहा हूं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के हवाले से बात कर रहा हूं। हसन नवाज तो नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान के बैकबोन का किरदार अदा कर रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूं कि मोहम्मद नवाज जो है वो उनको इसलिए चांस दे रहे हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर है इस टाइम ना। तो वो लेकिन आपकी मैं बात समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि एक यंगस्टर को जब इतनी ज्यादा यंगस्टर को टीम में लेके आए थे तो उसमें एक और यंगस्टर को टीम में लेके आ सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये एक्सपीरियंस की तरफ गए हैं। और दूसरा जो आप देखें कि हसन नवाज की मोहम्मद नवाज की जो परफॉर्मेंस है पीएसएल में, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है इस वक्त अहमद राना साहब? बीच में थोड़ा आवाज कट गई थी। आई थिंक ये जो है आवाज का मसला चले फरहान फरीद की तरफ आते हैं। इस वक्त अहमद राना साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पर और मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पर फरहान, क्योंकि जिस दिन टीम अनाउंस हुई थी उस दिन भी आप हमारे साथ मौजूद थे और हम ये काफ़ी नुक्ताचीनी कर रहे थे। जिस तरह मैंने अहमद राना साहब से सवाल किया कि मोहम्मद नवाज अगर टीम में मौजूद हैं तो किसी नौजवान की हक तलफी, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पर, ये मेरी ज़ाती राय है कि किसी की हक तलफी हो रही है। आपके पास पाइपलाइन में स्पिनर्स मौजूद हैं, एक होता है ना कि स्पिनर्स आपके पाइपलाइन में मौजूद नहीं हो और फिर आप बड़े दावे कर रहे हैं कि हम एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप एक जानिए पे सीनियर्स खिलाड़ियों को रेस्ट देते हैं, दूसरी जानिए बूंद प्लेयर्स को टीम में लेकर आते हैं जिनका कोई परफॉर्म नहीं है। पीएसएल की बात करें तो वहाँ परफॉर्म नहीं है, फ्रेंचाइज तक ने जो है पीएसएल में उन्हें खिलाना मुनासिब नहीं समझा, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा शहजादा। ठीक है, अगर किसी टीम का खिलाड़ी टीम में कमबैक होता है तो किसी वजह के तहत होता है, उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या पीएसएल के अंदर,
तो हो सकता है कि शादाब के ना होने से एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर उनको टीम में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन हमने PSL के अंदर देखा था कि कई नौजवान स्पिनर निकल के सामने आए थे। और नवाज जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो सुफियान मुकीम भी जो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन है। तो वैरायटी अगर देखनी चाहिए थी तो हमें कोई ऑफ स्पिनर लेना चाहिए था, कोई राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर लेना चाहिए था। कासिम अकरम आपके पास अकरम अच्छी चॉइस थी, जो कि आप फ्यूचर स्टार हो सकते, फ्यूचर में काम आ सकते कासिम हैं। थे, फैसल थे, मेहरान मुमताज आपके पास मेहरान थे। मुमताज की आपने बात की, बहुत नाम हो रहा है उनका, बहुत ही जबरदस्त है। और बांग्लादेश की टूर था, वहां पर उनको चेक किया जा सकता था। अगर माजी में रिकॉर्ड चेक करें मोहम्मद नवाज का, तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने कुछ मैचेस भी इंडिविजुअल जितवाए हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। हो सकता है कि मे बी है कि शादाब के ना होने की वजह से उनकी टीम चले किसी सीनियर के ना होने की वजह से शायद मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन मैं जाती तौर पर जिस तरह पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि किसी ना किसी नौजवान खिलाड़ी की हक तलफी होती हुई नजर आई है, जिसके बिना पर मोहम्मद नवाज तो टीम में आ गए लेकिन किसी नौजवान का हक मारा गया। जिस तरह मैं मेहरान मुमताज की बात कर रहा था, नो डाउट बड़ा अच्छा स्पिनर है। कासिम अकरम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है, उसके साथ साथ फैसल अकरम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हक तलफी शायद उनके साथ भी होती हुई नजर है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त मौजूदा टीम के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान नेशनल टीम का इस वक्त कैंप भी जारी है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम ही प्लेयर्स इस वक्त नेट पर मौजूद हैं। उसके अलावा नौजवान प्लेयर्स भी वहाँ पर इनको ट्रेनिंग कराने में मसरूफ़ हैं। साथ साथ पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश का टूर करना है, फिर फौरी पाकिस्तान ने अमेरिका जाना है, जहाँ पर 3 वनडे मैच हैं, 3 T20 मैच है वो खेलने पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस टीम के लिए अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद इंजरी का शिकार भी हैं, उनमें हारिस नऊफ भी शामिल हैं, शादाब भी शामिल हैं। फ्यूचर क्या होगा इनका, ये ज़रूर हम बात भी करेंगे, फरहान से भी बात करेंगे। लेकिन अहमद राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद राना साहब, थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा हारिस नऊफ के हवाले से। 17 विकेटें इससे कबल अमेरिका में उन्होंने ली हैं और इंजरी का शिकार है। आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ अमेरिका में होनी है, अगर हारिस नहीं होंगे तो कुछ फ़र्क पड़ता दिखाई देगा टीम के अंदर? क्योंकि जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, उम्मीद यही की जा रही है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए T20 के लिए पाकिस्तान के मेन बॉलर का किरदार अदा करते दिखाई देंगे। कुछ बातें ऐसी सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को शायद वर्ल्ड कप में भी टीम में शामिल ना किया जाए। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। इस टाइम जो है वो विकेट टेकर जो है वो नंबर 1 पे थे कल रात तक, और उन्होंने 8 इनिंग के अंदर 17 विकेटें ली हुई हैं। अब जो है कल एक्सेवियर बार्टलेट जो वो 11 इनिंग में उन्होंने 18 विकेट लिए, ज़ाहिर है वो इंजर्ड हो गए, वो मैच नहीं खेल सके। लेकिन अब आप ये देखें कि इनका जो है वापस जो है कर रहेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनका कमबैक आना लाजमी है, क्योंकि इसलिए कि इनको अमेरिका में खेलने का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अमेरिका के अंदर ना इतने ज्यादा ग्राउंड नहीं है, अभी सिर्फ 2 ग्राउंड है जो डेलस टेक्सास में है, जिधर मोस्टली मैचेस हुए, और फोर्ट लॉडरडेल में हुए हैं जो फ्लोरिडा में है। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज के मैच होंगे वो होंगे पाकिस्तान और फ्लोरिडा के अंदर, और फ्लोरिडा के अंदर आपको पता है कि धूप है और वो गर्मी है, कराची वाली गर्मी कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे भी। तो जो है पिच के अंदर पाकिस्तान को जो है वो हेल्प मिलेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज को एडवांटेज है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के एक तरह से होम ग्राउंड है। जैसे पाकिस्तान ने यूएई में बहुत ज्यादा मैचेस खेले, इस तरह वेस्ट इंडीज ने अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज रहेगा, ये बड़ा एडवांटेज रहेगा। आप लाइन पे ही हमारे साथ रहें, और ये फरहान से भी ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी बड़ी अच्छी बात करें अहमद राना साहब के अमेरिका हम गए वर्ल्ड कप खेलने, वहाँ हमें शिकस्त का सामना करना। वेस्ट इंडीज़ अगर हम देखें तो उनका ममालिक बिल्कुल अमेरिका से करीब है और फेवर भी वहाँ पर सूट करता है वेस्ट इंडीज़ को। मुश्किलात का सामना अमेरिका में पाकिस्तानी टीम को हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? देखिए, हमने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें देखा पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सारे ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पिचेस ऐसी थी कि वो छोटी टीमों को फेवर दे रही थी। क्योंकि जब आप पिच खराब हो तो बड़ी टीम को एडवांटेज नहीं, छोटी टीम को एडवांटेज मिल जाता है। जब पिच के अंदर रन नहीं हो, डेड पिच हो, अनइवन बाउंस हो पिच के अंदर, तो उस वक्त जो है वो बड़े से बड़े बैट्समैन भी जो है वो
काफ़ी मुश्किलातों का शिकार होते हैं। और जहाँ तक एडवांटेज, मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज़ को शायद इतना एडवांटेज ना हो, क्योंकि ऐसा अगर ये गेम वेस्ट इंडीज़ के अंदर होते तो उनका क्राउड का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की क्राउड ज़्यादा है, पाकिस्तानी इंडियंस और कम्युनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है तादाद में, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग लाइन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है काफ़ी मजबूत है और बैटिंग में भी एडवांटेज हासिल है। लेकिन T20 क्रिकेट आपको पता है कि मोमेंटम का गेम होता है, जहाँ एक अच्छा 5-6 ओवर का पार्टनरशिप मोमेंटम मिल गई तो अदरवाइज कोई इतना बड़ा एडवांटेज वेस्ट इंडीज़ को होगा नहीं मेरे ख्याल से। इस पर क्या कहेंगे जावेद साहब आप? जी, जैसे राजू कह रहा है कि देखें वहाँ जिस तरीके का एडवांटेज जो है वेस्ट इंडीज़ को हासिल है, और हमारे लड़के जो वहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको भी वहाँ का अब एक्सपीरियंस हो गया और वहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है और जो बैटिंग है, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो हमपल्ला ज़रूर है, लेकिन आप देखिएगा कि जब अमेरिका में मैचेस होंगे तो पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज़ को जो है बिल्कुल टफ टाइम देगा। और वहाँ जाकर T20 जो हो रहे हैं, T20 में तो माशाल्लाह जिस तरीके की हमारी टीम अनाउंस हुई है तो वो ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वनडे में असल मैचेस जो आपके होंगे वो वनडे में होंगे। वनडे में जब वेस्ट इंडीज़ के साथ आपके मैचेस होंगे, फिर वहाँ ये देखना है कि आया वनडे के लिए हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनमें से कौन कौन सिलेक्ट होता है। अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो इंशाल्लाह वनडे में भी पाकिस्तान बहुत अच्छी फाइट करेगा। चले वनडे में फाइट करता दिखा, लेकिन अब एक चीज़ है बिल्कुल चेंज हो गई है और माइक हसन भी कुछ इन चीज़ों में तब्दीलियां लाना चाह रही हैं। कितना फ़र्क होगा कैप्टनशिप के अंदर अभी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान हैं, सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश सीरीज़ में जो है जाकर सलमान ने भी कारकर्दगी दिखा दी है, एक दफ़ा फिर वहाँ सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हो गए, तो यहाँ दबाव का शिकार रहेंगे मोहम्मद रिजवान? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है अभी तक। पहले ये कहा था कि हमें सुनने में यह आया था कि सऊद शकील को टेस्ट का कप्तान बनाया जा रहा है और रिजवान वनडे के रहेंगे और T20 के ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये खबर आई कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो है वो सलमान अली आगा को बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर वैसे ही मामला रहा, फिर सुनने में आया सिलेक्शन कमेटी के जो है चेयरमैन सरफराज बनने और हेड कोच जो है मिसबा होंगे, फिर वही अजहर महमूद के नाम कुर्रा निकल के आ गया। तो कुछ चीज़ें अभी तक वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। और यहाँ आपने कहा कि अंडर प्रेशर रिजवान रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रिजवान की जो पॉलिसियाँ है, रिजवान की जो ग्रुपिंग थी, रिजवान की जो लॉबिंग थी, वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। ये कुल्लम कुल्ला बात है, सबको पता है। यहाँ दिखता बाबर की लॉबिंग कमज़ोर हुई, फिर शाहीन की मजबूत हो गई, फिर शाहीन की कमज़ोर हुई, तो यहाँ पर लॉबिंग बहुत काम कर रही है। और इस वक्त सलमान अली आगा के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, वहाब रियाज भी है, आकिब जावेद भी है, तो नौजवान खिलाड़ियों का साथ भी है, परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है। अहमद राना साहब क्या कहेंगे इसी सारी सूरत हाल पे मोहम्मद रिजवान के हवाले से? जिस तरह फरहान फरीद राजू कह रहे हैं कि लॉबिंग का जो हिस्सा है ना, इस वक्त फेवर अगर देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, सलमान अली आगा को कर रहा है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बोल रही है, नौजवान खिलाड़ियों को लेकर भी चल रहे हैं, उम्दा परफॉर्मेंस भी हो रही है टीम की। देखिए, अगर आपको जब शाहिद अफरीदी कैप्टन थे और सरफराज अहमद को कैप्टन बनाया गया था, उसके बाद जब सरफराज से कैप्टनसी ली गई और बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया, तो अगर ये सेम सिनेरियो अभी हम देखें, सलमान अली आगा को जो कैप्टन बनाया गया है, तो जबकि वाइस कप्तान का जो था वो होना लाजमी था, ठीक है, लेकिन इन सेम टाइम आप ये देखें कि जो इस टाइम सलमान अली आगा जो यंगस्टर को लेके चल रहे हैं के अंदर जेल हो रहा है, और जब टीम के अंदर जेल होगा तो उसमें आप ये देखें कि टीम मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर सलमान अली आगा इस टाइम जो परफॉर्मेंस अच्छी कर जाते बांग्लादेश में, तो उस टाइम जो है फिर उसके बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजवान के लिए कि जो है वो कम बैक करें एज अ कैप्टन। मे बी एज अ प्लेयर बाबर रिजवान कम बैक कर सकते हैं, अभी इनका पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है बाबर आजम अभी BBL भी खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बिग बैश लीग हो रही है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अब इनकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो बात हो रही है कि लॉबी की, वो बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम सलमान अली की T20 में यंगस्टरों के साथ जेल बहुत ज्यादा और लॉबी बहुत ज्यादा है। अच्छा चलें, यहाँ तो जेल हो रही है, टीम परफॉर्मेंस दे रही है। अहमद राना साहब कुछ देर कबल है फरहान फरीद ये जो है सरफराज के हवाले से भी बात कर रहे थे, उन्हें ये खबरें आ रही थी कि सेलेक्टर बनाया जा रहा है सरफराज को और यूनुस खान को जो है कोच पाकिस्तानी टीम का बनाया जा रहा है।
लेकिन दोनों ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इन दोनों ओहदों से जो है ना दोनों ने अख्तलाफ किया और उन्होंने फुल जो है यहाँ पर अपने लिहाज से अथॉरिटी मांगी, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों को देना नहीं चाह रहा था। सेलेक्टर अगर बनता है तो सरफराज ने कहा मुझे तमाम अख्तियारात चाहिए। यूनुस खान अगर कोच के अहदे पे फाइज होना चाह रहे थे तो उन्होंने भी अख्तियारात पूरे अपने मांगे। यहाँ पर शायद ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो तमाम अख्तियारात इन दोनों को नहीं देना चाह रहा, जिसकी बिना पे हमने देखा कि पुरानी सिलेक्शन कमेटी भी रही बरकरार और फिर फौरन कोच भी पाकिस्तान टीम की करते दिखाई दिए। तो आप समझते हैं कि जो भी पाकिस्तानी है और जो अपनी अना और साख्त को बरकरार रखना चाहता है उसने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इन दोनों शख्सियात के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में हर चीज प्राइवेट होती है। अगर आप बास्केटबॉल को देख लें, अमेरिकन फुटबॉल को देख लें, बेसबॉल को देख लें, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पीसीबी है, एक गवर्नमेंट का इदारा है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज करते हैं आपके हेड को पीसीबी के अंदर ना। तो ये मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स का जिस तरह जिधर भी पॉलिटिकल पार्टी जो सी भी आती है, जहाँ भी पॉलिटिक्स का रुझान होता है, उसके बाद ये वो अपने हिसाब से उनको कोचेस को, प्लेयर्स को और सेलेक्टर्स को उसकी वजह से चूज करते हैं। तो इन अ सेम टाइम यू नो देयर इज डिफरेंस इन द कंट्रीज। सो आई बिलीव कि जो सरफराज बात कर रहे हैं, यूनुस बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पीसीबी के अंडर काम करने। और दूसरा जो आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर यस्सर वाला ज्यादा सिस्टम है, जो यस्सर करता है वो ज्यादा कामयाब रहता है। तो आई थिंक कि इस टाइम जो है जो हमारे पास टीम है, हम इस चीज पे फोकस करें। सिलेक्शन कमेटी जो है अभी ठीक है, लेकिन सरफराज और यूनुस की दाल नहीं गल सकती, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि। जावेद साहब, चले अहमद राना साहब आप हमारे साथ ही रहें। जावेद साहब से भी इस हवाले से राय लेना चाहूंगा सरफराज और यूनुस के। जी मोइन भाई, देखें जैसे आपने कहा और सोशल मीडिया पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सरफराज और यूनुस खान ने जो है ये जब तक उन्होंने कहा कि हमारे पे इख्तियारात नहीं होंगे तो हम किस तरीके से सफल करेंगे। ज़ाहिर है कई बंदे का नेचर क्या है यार, कोई अपने असूलों पे कारबंद रहते हुए जो है वो टीम से अगर सिलेक्शन में उनका कोई अमर दखल नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ने सब कुछ करना है, तो जब इख्तियारात नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। और आपको पता हमारे यहाँ ये एक म्यूज़िकल चेयर बनी हुई है, जैसे हमारे कोचेस अब माइक हसन आए हुए, माइक हसन जो है अभी तक तमाम प्लेयर जो अभी देखिए अब उनके साथ जो बिल्कुल नए प्लेयर आए हैं, सीनियर प्लेयर कोई नहीं है। सलमान अली आगा को भी उनके आशीर्वाद हासिल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी आशीर्वाद हासिल है। देखिए हमारे यहाँ तो 4-4 महीने में जो है ये कोचेस वगैरह चेंज होना कोई मसला नहीं है। जिस तरह गेरी क्रस्टन आया, गिलेस्पी आया, तो ये माइक हसन देखें अभी थोड़े दिन की बात है, जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया और उन्होंने सीनियर्स को कह दिया कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें, अगर स्ट्राइक रेट बेटर नहीं करें तो आपकी रैंकिंग का फ़र्क पड़ता है। शाहिन अफरीदी को कह दिया कि अपनी बॉलिंग बेहतर करें। ये सारी चीज़ें जो है ना वक्त के साथ चलती हैं, जिसका जो टाइम चल रहा होता है तो वो सारी चीज़ें मनवा रहा होता है। समझ रहे हैं कि बुरा वक्त चल रहा है इन प्लेयर्स, बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें बुरा वक्त ऐसा लगता है इन प्लेयर्स पे चल रहा है। देखिए परफॉर्मेंस होती है, असल चीज़ आपकी परफॉर्मेंस है और टाइम पे स्कोर करना है, स्ट्राइकिंग रेट है आपकी। और हमने देखा रिजवान की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, बाबर की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, लेकिन क्या था टीम को जितवा नहीं पा रहे थे और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, टीम नहीं जीत पा रही थी। रिजवान का भी ये था, दोनों स्कोर कर रहे थे, पाकिस्तान सफर कर रहा था। तो यही नतीजा निकला था कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक हद तक ही रहती है, लेकिन जब आपकी टीम नहीं जीत रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अजहर महमूद के बारे में मैं यही कहता हूँ और माइक हसन के बारे में यही कहूँगा कि अगर वो परफॉर्मेंस देंगे, चाहे वो कोई लड़का सेंचुरी डबल सेंचुरी कराना करे, लेकिन सीरीज आप कितनी जीत के आते हैं, अवे जाके होम में आके, ये आपकी परफॉर्मेंस दिखाती है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज कितनी मुश्किल होती दिखाई देगी आपको? हमेशा होम ग्राउंड के अंदर बांग्लादेश है, वो शेरों वाला किरदार अदा करते हैं। देखिए हमेशा कोई भी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, हमने देखा इंग्लैंड को भी विजिट होते हुए वहाँ देखा है कि वो एक तो उनका क्राउड को प्रेशर होता है, उनकी पिच ऐसी होती है स्पिनर को बहुत मदद देती हैं। तो हमेशा इतनी आसान सीरीज नहीं होती है बांग्लादेश के अंदर, और खास तौर पर T20 और वनडे। यहाँ पर 5 दिन की क्रिकेट में तो फिर भी काबू कर सकते हैं, किसी ने दिन होता है, लेकिन T20 और वनडे में बहुत मुश्किल होता है उनसे सीरीज जीतना। लेकिन पाकिस्तान की टीम है इस तरह, ऐसी अच्छी टीम है कि बस क्रिकेट पर फोकस है, गेम पे फोकस है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम उनसे अच्छी है, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूज हुए, कहीं की परफॉर्मेंस खराब हुई तो फिर वो आपको मौका नहीं देंगे। चले परफॉर्मेंस जहां खराब हुई वहां पर उनको मौका नहीं देंगे। अहमद राना साहब आपकी तरफ आओ। पाकिस्तान के पास 3 ओपनर्स हैं और उनमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा ओपनर्स के हवाले से। साइम अयूब,
जिस किस्म की विकेट बांग्लादेश में मुश्किलात का सामना हो सकता है साइम को, इसी तरह फ़खर के लिए भी है कि इस विकेट पर फ़खर को भी मसला होगा बैटिंग करते वक्त। और साथ साथ जिस तरह साहबजादा फरहान एक वाहिद बैटर हैं जो शायद मैं समझता हूँ कि इस विकेट पर ठहर कर संभल कर लंबी बारी खेल सकते हैं। क्या कहेंगे इन बल्लेबाजों के हवाले से? जी बिल्कुल, असल में बांग्लादेश को क्राउड का एक तो होगा और वो ज़ाहिर है उनकी ग्राउंड है, लेकिन आई थिंक जिस तरह के अभी पाकिस्तान की जो टीम है वो मजबूत लग रही है ऑन द बॉक्स बांग्लादेश से। लेकिन जो आपने ओपनर्स की बात करी तो क्योंकि लेफ्ट आर्म लेफ्टी जो है वो फ़खर और सैम अयूब, इनको थोड़ा सा हार्ड टाइम मिल सकता है, लेकिन साहबजादा फरहान इस टाइम बेस्ट फॉर्म में है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आप ये देखें कि पहले जो सीरीज के अंदर उनको पहला मैच नहीं खिलाया था, जब दूसरा मैच खिलाया और तीसरा मैच खिलाया उन्होंने दोनों मैचों में परफॉर्मेंस करी। तो ओपनर के लिए स्ट्रगल शायद हो सकता है सैम और फ़खर करें, लेकिन साहबजादा फरहान नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सैम अयूब का गेम एक डिफरेंट है और फ़खर का गेम एक डिफरेंट है, ये दोनों करने जाते हैं। तो अगर ये 6 ओवर चल गए और 6 ओवर के अंदर इन्होंने 60-70 रन स्कोर कर दिया तो ये अपना काम पूरा कर जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि 60-70 रन कर जाएं तो एक अच्छी ओपनिंग पैर का जो है दोनों स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा और पावर प्ले का भी इस्तेमाल करते हुए अच्छे नज़र आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहान फरीद, राजू, जावेद इकबाल भट्टी और टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है अहमद राना साहब। अहमद राना साहब की तरफ आते हैं। अहमद राना साहब, अमेरिका के हवाले से मैं विकेटों पे तो काफ़ी बातें कर ली, थोड़ी से क्राउड के हवाले से फरहान ने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा, क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी वहाँ पर रिहायशी हैं इस वक्त, तो पाकिस्तानी क्राउड कितना है जो फेवर करता दिखाई देगा वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? जी सिर्फ एक इंडिया की टीम जब आई थी तो उस टाइम जो है ना क्राउड फुल हुआ था जब इंडिया सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज से। बांग्लादेश भी आई तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं था। और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी क्राउड होगा लेकिन 50-60% होगा, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान का इंडिया का मैच हटा दिया तो उसके अलावा मैच के अंदर क्राउड इतना ज्यादा नहीं के अंदर इंडिया के मैचों के अलावा। तो बाकी जो राजू भाई ने बात करी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी फ्लोरिडा में है ज्यादा। और आप हमें ये देखना है कि एक फ्लोरिडा जहाँ मैं मेरीलैंड रहता हूँ तो 2.5 घंटे की मेरी फ्लाइट है, तो मेरे ख्याल से कराची इस्लामाबाद की भी इतनी फ्लाइट नहीं है। तो अगर 2.5 घंटे आपको ट्रेवल करना पड़े तो इतना ज्यादा नहीं होगा। और फ्लोरिडा स्टेट के अंदर इतने ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है जितने DC, मेरीलैंड, वर्जीनिया में, टेक्सास में या न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के अंदर है। लेकिन लॉन्ग वीकेंड पे आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अब जो है यहाँ पे छुट्टियां होंगी, उन दिनों स्कूल की छुट्टियां भी हैं, तो होपफुली कि बच्चों को लेके पब्लिक आएगी। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले भी हैं वहाँ पे फूड लॉडरडेल स्टेडियम के अंदर, तो वो ज्यादातर इलाका जो है वेस्ट इंडीज वालों के, ये कैरेबियन के ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन होपफुली अच्छा क्राउड है और हम जाएंगे सपोर्ट करने। और अब चलें, आई होप के वहाँ पर सपोर्ट करने तमाम ही पाकिस्तानी जाएंगे और वहाँ पर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते दिखाई देंगे। अहमद राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और फरहान, आपकी तरफ आऊँ और थोड़ा सा इस वक्त अगर हम देखें तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी जारी है, उसमें कुछ अच्छे मैचेस भी मुनक्किद हो रहा है, क्या कहेंगे इन मैचेस के हवाले से? और कुछ पिच के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वहाँ पर भी स्पिनर्स को बड़ा सपोर्ट हासिल हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने देखा कि जोन 5 ने जोन 4 को इनिंग डिफीट दे दी और उसमें हैरत अंगेज तौर पर शानदार हैट्रिक भी देखने को मिली शाहराजा की तरफ से। शाहराजा हालांकि इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं लेकिन उन्होंने बॉलिंग में कमाल दिखा दिया और 9 खिलाड़ी को आउट किया और मैन ऑफ द मैच भी रहे। अच्छा शहजादा, इन टूर्नामेंट में एक आपको ऐसी चीज़ बताऊं जो काफ़ी मायूस कुन है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इकदाम था, जो कराची की टीम को जिसका नुकसान हुआ, वो उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी रख दिया। उन्होंने ये रखा है कि कोई जो अगर विकेट कीपर है चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उसको 7वें नंबर से पहले नहीं भेज सकते आप, उसका 7वां नंबर फिक्स कर दिया है। और ओपनर आप जितना भी खराब परफॉर्मेंस कर रहा हो उसको आप शफलिंग नहीं कर सकते, उसको ओपनर ही जाएगा। और ऑलराउंडर कोई ऑलराउंडर की हैसियत नहीं है, ऑलराउंडर टीम में नहीं होगा, या तो बैट्समैन होगा या बॉलर होगा या कीपर होगा। मतलब पीसीबी तो मैं कह रहा हूँ आके कप्तानी कर ले भाई, अब जो रूल बना रहे हैं वो खुद ही आके कप्तानी कर ले, आप कप्तानी के काम भी वही बैठ के कर रहे हैं। तो आप किसी की टीम को कोई मसला हो रहा है कि तेज खेलना है, अगर कीपर अच्छा तेज खेलता है उसको ऊपर नहीं भेज सकते, अच्छा कोई ओपनर खराब खेल रहा है उसको नीचे नहीं भेज सकते। इसी तरह आपने देखा था कि
सरफराज अहमद को कदम ट्रॉफी में टीम को शामिल नहीं करने दिया गया और शान मसूद को 3 मैचों तक बुलाया नहीं गया, उसके बाद 2 मैचों के बाद फिर उनको वापस भेज दिया गया। तो टीम का कम्बिनेशन कमजोर होता है, टीम कमजोर होती है और फिर टीम की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह नहीं करना चाहिए कि रूल रेगुलेशन बनाते वक्त वो एक बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी टीम के लिए कप्तानी का रोल फिर खत्म हो जाता है कि कप्तान का तो काम ही होता है कि यार शफलिंग करना, किसी को बॉलिंग देना है कब देनी है, किसी को अगर बैटिंग ऑर्डर भेजना है कब देना है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किसी को अगर जीत के लिए किसी ऑलराउंडर को नीचे से उठाकर ऊपर नंबरों पर तेज हार्ड हिटिंग के लिए भेजा जाए तो वो भी अब रूल नहीं रहा, वो भी रूल नहीं रहा। अब पीसीबी ने बना दिया कि विकेट कीपर जो है वो 7वें नंबर पर खेलेगा। अच्छा, ओपनर ही खेलेंगे, ऑलराउंडर कोई नहीं है। आपने देखा कि अभी तक ऊट करवट बैठ नहीं पा रहा कि कराची की टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी ट्रॉफी। मोहसिन नकवी साहब ने क्या उनका शुक्रिया अदा करें या जाके उनका मीटिंग करें या फिर शशोपन का शिकार है कि हम क्या करें। मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया कि कराची की टीम होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखें अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे। कराची की टीम जीत गई, पिंडी की टीम जीत गई, हैदराबाद की टीम जीत गई, मुल्तान की टीम हो गई, 2 टीमों। इस तरह कराची कैसे आएगा भाई? एक साफ साफ बता दिया जाए कि कराची की टीम इस साल नहीं होगी ताकि ऊट एक करवट बैठे, टीम के सिलेक्शन के लिए आसानी हो जाए। मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो राजू, इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि जैसे डोमेस्टिक के जो मैचेस हो रहे हैं उन्होंने जो है पूरी एक शीट बना के दे दी है कि ओपनर करेगा, वन डाउन जाएगा, कीपर 7वें नंबर है, ऑलराउंडर का किरदार ही खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कराची को वो जितवा दें, कि ऐसा कोई रूल निकाल दे कि कराची जीत के जो है वो क्वालिफाई कर जाए। देखिए हामिद महमूद जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वनडे खेल चुके हैं, उनको कोच बनाया था कराची की टीम का, वो शिकायत करते हुए नजर आए कि भाई मैं क्या करूं, मैं एक प्लान बना के देता हूं, कप्तान कहता है कि पीसीबी के खिलाफ है, इसको नहीं भेज सकते, मैं बना के देता हूं, कहता है इस खिलाड़ी को नहीं खिला सकते। तो टीम की कॉम्बिनेशन, टीम को खिलाड़ी किसको खिलाएं, क्या करें, मतलब पीसीबी ऊपर से आके जो है वो अपने कोचेस के जरिए जो है वो इंप्लीमेंट करा रही है हर चीज। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई फरहान के यहाँ पर अगर प्लेयर्स का रोल भी मैं समझता हूँ कि ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्लेयर्स को टीम को परफॉर्मेंस से अपनी जिताना है, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर ऑलराउंडर का किरदार यहाँ ख़त्म हो रहा है तो कप्तान बेबस हो जाता है। वहाँ पर कप्तान को अगर चाहिए 13 बॉल पर 36 रन करने वाला प्लेयर्स तो वो आपके पास मौजूद ज़रूर है, लेकिन आप भेज नहीं सकते। देखिए अगर मैं कहता हूँ ये रूल लेके आए तो रिजवान तो खेल ही नहीं सकते, रिजवान तो ओपनर नहीं जा सकते, रिजवान 7वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। भाई एक खिलाड़ी का कराची का अगर कीपर बहुत अच्छा है और वो ओपनर भी खेल सकता है तो वो ओपनर नहीं खेलेगा। वो अगर किसी टीम के पास ओपनर स्कोर स्लो कर रहा है, वो चाहता हो कि यार मैं अपने ऑलराउंडर को ऊपर भेजूं, तो वो भी नहीं भेज सकते। तो एक ऐसा फॉर्मेट बन गया है, ऐसे रूल निकाल दिए जो कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट एक आपका डोमेस्टिक का इवेंट है, यहाँ से इसके बाद फिर ग्रेड 2 में जाना है, फिर फर्स्ट क्लास में जाना है। आप इस तरह के रूल लेके आके क्रिकेट को मजीद खराब करेंगे, क्रिकेट इससे बेहतर नहीं होगी। चले क्रिकेट बस ग्रास रूट लेवल से जो है उन्होंने एक ऐसे रूल बना दिए हैं कि कराची के लड़के जो हैं, कहीं के भी लड़के आपने बना दिए, कहीं के भी हो, ग्रास रूट लेवल पूरे पाकिस्तान में जो रूल आपने बना दिए यार, ये जैसे कप्तान तो फिर आपको पता कप्तान का तो कोई रोल ही नहीं है, कप्तान का भी नाम हटा दो, 11 के लिस्ट दे दे कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, कोच और कप्तान, मतलब 11 प्लेयर के साथ सामने टिक मार भी है कि ये फला नंबर पे बैटिंग करना है, इसने बॉलिंग सबके नंबर दे दिए, लकीर के फकीर हो गए। मतलब एक लिस्ट लिया है, आंखें बंद करके नंबर पता है सबको किस नंबर पे बैटिंग करने जाना है। और फिर जो प्लान बनता था, जैसे कप्तान प्लान बनाता था, कोचिस के साथ मिलकर जो स्टाफ होता था उनके साथ मिलकर जो प्लान बनाते थे कि जी अगर पहले बैटिंग आए तो इस प्लान पे चलना है, अगर पहले बॉलिंग आ गई तो इस प्लान। तो इसका मकसद ये कि सारी चीजें क्रिकेट से खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें फौत होती हुई दिखाई देती हैं क्रिकेट से, और ये चीज और ये रूल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और इससे शायद ऐसा लगता है कि शायद क्रिकेट खत्म होती हुई दिखाई देगी। जो बातें हो रही ना कि ग्रास रूट लेवल से हम अच्छे प्लेयर्स निकालें, अच्छे प्लेयर्स हम इस तरह तो कम से कम नहीं निकाल सकते। बेशक अच्छा विकेट कीपर होगा, बेशक अच्छा ऑलराउंडर होगा, बेशक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर होगा, बेशक अच्छा ओपनर होगा, लेकिन जब वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि ओपनर को 5वें नंबर पे भी कभी आकर बैटिंग करना पड़ता है, 5वें नंबर वाला बैटर भी कभी ओपनर आकर बैटिंग कर सकता है। तो ये रूल जब खत्म हो जाएंगे ना तो शायद बेहतरी भी आ सकती है और ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स भी आ सकते हैं। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, फरहान फरीद राजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।